पढ़ते हैं। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर द मोटर कार असेंबलर्स। स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं और वो स्पेयर पार्ट्स वो कार असेंबलर्स को बेच देते हैं। ठीक है जी, इससे हमें ये पता चला कि ये काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी। कहने का मतलब यह है कि इनमें काफी बड़ी बड़ी मशीनरी हुआ करेंगी। The audited financial statement for the year ended December 31, 2014 disclosed that the profit and retained earning was this and this. 31 दिसंबर 2014 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में को देखकर ये पता चला कि 89 मिलियन का रिटेन्ड अर्निंग था, 21 मिलियन का प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि ये जो 89 मिलियन है इसके अंदर ये 21 बिलियन प्रॉफिट शामिल होने के बाद ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है हमारे पास, और ये 21 मिलियन उस साल का प्रॉफिट है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई हैं और इनके अंदर ये वाली फिगर्स है। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर shows a profit of 15 million. However, following adjustments are required to be made. ये जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसका मतलब ये है कि ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि इस कंपनी ने बनाई हैं फॉर ऑडिट पर्पसेस। ठीक है जी, और इसके अंदर 15 मिलियन का प्रॉफिट नजर आ रहा है। पिछले साल 21 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था और 21 मिलियन के प्रॉफिट के एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा रिटेन्ड अर्निंग था वो 89 मिलियन हो गया था। करंट ईयर में यानी कि 31 दिसंबर 2015 के अंदर 15 मिलियन का प्रॉफिट है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। नॉर्मली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको वो दी जाती है विदाउट एडजस्टिंग द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स होती ही इसलिए हैं कि वो अभी आपने एडजस्ट करनी है। तो ये अजम्पशन ले लेना कि ये जो प्रॉफिट है ये इन एडजस्टमेंट्स के बाद है वो गलत होगा। पहली एडजस्टमेंट देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम FIFO टू वेटेड एवरेज। दिस इज व्हाट वी कॉल, इसके बारे में हमने बात की थी कि ये है हमारा चेंज इन पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। The value of inventory under each method is as follows. अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, हमें पता है ये रीट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करते होते हैं हम इसकी, और रीट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट में रूल ये है कि जहां तक पॉसिबल हो हमें बैक एंड पे जाके बैकडेट पे जाके रीट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी होगी। इसका मतलब ये है कि हमें ना सिर्फ 2013 बल्कि इससे पीछे चलते 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 जहां तक हमारा पॉसिबल है वहां तक के स्टॉक की एडजस्टमेंट चाहिए ताकि हम इसे ठीक कर सके। लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन ने सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 सालों का डाटा दिया हुआ है, 2014, 2013, 2015। इसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है, 3 साल का डाटा है, 3 साल के डाटा को ही एडजस्ट करना है। पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। 2014 द कंपनी परचेज्ड ए प्लांट फॉर ₹100 मिलियन। 2014 क्या है? पिछला साल। पिछले साल कंपनी ने प्रॉपर्टी कुछ परचेजेस किए, प्लांट 100 मिलियन। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट वाज रिकॉर्डेड एज 25 मिलियन इंस्टेड ऑफ ₹10 मिलियन। एरर, 10 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, आपने 25 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है। This error was discovered after the publication of financial statement for the year ended 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक करने के बाद ये एरर पता चला। देखिए, अगर ये एरर ड्यूरिंग द ईयर पता चल जाता तो हम ठीक कर देते, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रायर पीरियड एरर्स के अंदर हम लोगों ने भी ये बात की थी कि अगर एक एरर पता चले तो उसको अपकमिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ठीक कर देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दिस इज एन एरर, और ये एरर जब हुआ था तब से लेकर अब तक इसको ठीक करना होगा। तो पिछले साल ये एरर हुआ था, तो एक एरर है और एक चेंज इन पॉलिसी है इस क्वेश्चन के अंदर। हम लोगों ने क्या करना है? Produce the extracts showing the movement in retained earning as would appear in the statement of changes in equity for the year ended 31 December 2015। ले जनाब, आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है जिसके अंदर आपने मूवमेंट्स दिखानी है। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने कौन सा ईयर की बनानी है? 2015 की बनानी है। इसका मतलब ये है कि इसका पहला पार्ट यानी कि जो कंपैरेटिव होगा वो 2014 का होगा।
और 2014 के अंदर वो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2014 से ओपनिंग बैलेंस, और ये है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स का सिर्फ कॉलम। अगर आप गौर से देखें तो 1 जनवरी 2014 का बैलेंस नहीं दिया हुआ, 31 सितंबर 2014 का बैलेंस दिया हुआ है विच इज 89 मिलियन, और हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, सिर्फ ये बताया गया है कि 2014 का जो प्रॉफिट था वो 21 मिलियन था। तो इसका मतलब ये है कि 89 में से अगर मैं 21 माइनस कर दूं तो मेरे पास ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि देयर इज नो डिविडेंड, देयर इज नो नथिंग, देयर इज नो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, कोई इसमें चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज है जो उसने हमें बता दिया है, क्योंकि अगर डिविडेंड नहीं है तो फिर हम अज्यूम करेंगे कि देयर इज नो डिविडेंड, अगर दिया होता तो क्वेश्चन में दिया होता। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा दैट विल बी 89 माइनस 21, तो कितना बनता है जी 68 मिलियन। हम लोग इसके ऊपर में लिख देंगे रुपीज इन मिलियन। लेकिन इस 68,000 में कुछ प्रॉब्लम है। 68 मिलियन में दो इश्यूज है। एक इशू तो ये है कि हमने पॉलिसी चेंज करनी है, उसकी एडजस्टमेंट डालनी है, और दूसरा इशू ये है कि एक एरर भी है 2014 के अंदर जिसको हमने ठीक करना है। तो एक एक करके हम इन एरर्स की करेक्शन करते हैं और इन चेंजेस को लेकर आते हैं। हमें पता है कि 2014, 2013 और 2015 इन तीनों को एडजस्ट करना है। 2014 का जो प्रॉफिट है वो है जनाब 21 मिलियन, 2015 का प्रॉफिट है 15 मिलियन, और 2013 का प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम जिस साल में है उससे पिछले साल के प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, और उससे पिछले साल में जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सारी रिटेन्ड अर्निंग्स में करते हैं। तो इस वक्त जो रिटेन्ड अर्निंग है दैट इज 68। ठीक है, ये हमारी रिटेन्ड अर्निंग है, क्योंकि पिछले साल में हम लोग जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं वो हम सारी रिटेन्ड अर्निंग्स में करते हैं। ये हमारे लास्ट ईयर है और ये हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है जी, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है रिटेन्ड अर्निंग लास्ट ईयर और करंट ईयर क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आपको समझाने के पर्पज से बता दिया है। सबसे पहले देखिए चेंज इन पॉलिसी। जब हम चेंज इन पॉलिसी करते हैं तो 2013 की रिटेन्ड अर्निंग में हमें क्या एडजस्ट करना होगा। हमारा ये न्यू है और ये ओल्ड है। अगर हम चेंज की बात करें तो पहले हमने ईयर एंड 2013 के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ था, क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ था 37 मिलियन का, अब वो 35.5 मिलियन का हो गया, यानी कि देयर इज अ डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1.5 मिलियन। 2014 के अंदर क्या था, स्टॉक था 42.3 का और वो बढ़ के 44.5 हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कितना इंक्रीज आ गया जी, 2.2 मिलियन का इंक्रीज आ गया। दिसंबर 31 2015 में 58.4 मिलियन था पुराना और अब हो गया 54.4 मिलियन, तो हमारे पास 4 मिलियन का डिक्रीज आ गया। तो ये चेंजेस हुई हैं जी जिसको हमने एडजस्ट करना है। 2013 का क्लोजिंग स्टॉक है 1.5 मिलियन का डिक्रीज हो गया। हम क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के प्रॉफिट के बारे में देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। ये बात हम लोगों ने की थी, इसको याद कर लें। ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। 2013 का क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो 2013 का प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। तो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट 2013 की। तो 2013 का क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हुआ है जिससे हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, यानी कि हम 1.5 इसमें माइनस कर देंगे। और 2013 का क्लोजिंग स्टॉक 2014 का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ओपनिंग स्टॉक अगर डिक्रीज हो रहा है 2014 का तो फिर इसका मतलब है कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा 2014 का, तो 1.5 इधर ऐड करेंगे। तो 2013 की क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम चलते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट 2014 की तरफ। 2014 का क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज इंक्रीजिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो इसका मतलब ये है कि 2.2 इंक्रीज होगा क्लोजिंग प्रॉफिट 2014 का।
और फिर वो 2.2 डिक्रीज हो जाएगा 2015 में। स्टॉक एडजस्टमेंट 2015 की बात करें तो 2015 का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। पॉलिसी के चेंज होने की वजह से जो ओल्ड स्टॉक है वो अब यूज नहीं होगा, करंट स्टॉक यूज होगा। तो ओल्ड स्टॉक हमने यूज किया हुआ है, अब हम लोग उसको नए स्टॉक की तरफ लेकर जाएंगे, तो हमने स्टॉक को 4 मिलियन से डिक्रीज करना है। तो हमारा क्लोजिंग 2015 का जो क्लोजिंग स्टॉक अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। तो ये हमारी स्टॉक की एडजस्टमेंट्स हो गई। फिर आगे एरर की एडजस्टमेंट है। एरर की एडजस्टमेंट ये है कि आपने 25 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है 2014 में, इस साल, लास्ट ईयर। हालांकि 10 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि आपने 15 मिलियन की एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, जिसको रिवर्स करना होगा, प्रॉफिट में ऐड बैक करना होगा। तो डेप्रिसिएशन का जो एरर है वो आपने कर दिया है, गलत कर दिया है, तो आप उसको ऐड बैक कर दें। जो आप उसे ऐड बैक करेंगे, रिकॉर्डेड एट 25 मिलियन था, तो आपने 10 मिलियन की उसकी एंट्री कर दी, तो आपने उसको एडजस्ट कर देना है, 15 मिलियन आपने ऐड बैक कर देना है। तो हमारे 2014 के प्रॉफिट्स के अंदर ये एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, एरर एडजस्टमेंट भी 15 मिलियन की हो जाएगी। ठीक है जनाब, तो दैट वाज दी एडजस्टमेंट्स जो कि हम लोगों ने करनी है। करंट ईयर में 2015 में तो हम लोगों ने इस एरर को ठीक कर दिया, डेट इज वाई करंट ईयर में इस एरर की कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। तो 2018 में जो हम लोगों ने 2013 में अब जो हमारे पास स्टॉक एडजस्टेड आ गया है, स्टॉक की एडजस्टमेंट करने के बाद ओपनिंग रिटेन अर्निंग आ गया है, दैट इज 66.5। 2014 का प्रॉफिट कितना बनेगा, 21 मिलियन प्लस 1.5 प्लस 2.2 प्लस 15, 39.7। और ये हमारे पास 15 मिलियन में से 6.2 मिलियन माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 8.8 मिलियन। तो जनाब हम लोगों ने एरर की वर्किंग कर ली है, एरर की और चेंजेस की। हम लोग वापस आते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरफ। ओपनिंग बैलेंस है, एडजस्टमेंट्स इन ओपनिंग बैलेंसेस हम यहाँ पे लिखेंगे, विच इज 1.5 मिलियन, जो हमने माइनस करना है यहाँ से, तो हमारे पास ये बच जाएगा 66.5 मिलियन। फिर हम लोगों ने ऐड करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 जो कि एडजस्ट करने के बाद आया है, दैट इज 39.7। हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 14। फिर अब उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 और वो है हमारे पास 8.8 मिलियन। तो हमारे पास बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2015 आ जाएगा। ठीक है जी, सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब इसमें जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा था कि स्टॉक एडजस्टमेंट्स अगर करनी है तो फिर पिछले साल बल्कि उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कि क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप 2015 की कर रहे हैं तो आप लास्ट ईयर 2014 और उससे पिछला साल 2013 कर लें, उससे पिछले सालों की अगर अमाउंट्स आपके पास हैं भी तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। वो मैंने क्यों कहा, देखिए स्टॉक की कोई भी एडजस्टमेंट होती है, हर साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो जो चीज आप एक दफा माइनस कर रहे होते हैं वो अगली दफा प्लस कर देते हैं, जो चीज आप प्लस कर रहे होते हैं वो अगली दफा माइनस कर लेते हैं। तो वो सेम अमाउंट से जब प्लस भी हो जाती है माइनस भी हो जाती है तो फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 2012, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जितने भी साल हैं इन सब ईयर्स की एडजस्टमेंट्स एक साल प्लस होगी अगले साल माइनस हो रही होगी, एक साल माइनस होगी अगले साल प्लस हो रही होगी, तो इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। इसलिए 2013 से पिछले वाले सालों पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने इसी के अंदर ही सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती है। एग्जामिनर ने ये थोड़ी कहा है कि हर साल की रिटेन्ड अर्निंग को ठीक करें। हाँ, हर साल की अपनी इंडिविजुअल क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग चेंज हो जाएगी, लेकिन जितना एक साल में प्लस हो रहा होगा उतना अगले साल में माइनस हो जाएगा, तो इन सब का टोटल क्यूमुलेटिव इफेक्ट जीरो हो जाएगा। यानी कि पिछले सालों में जो मर्जी हो, रिटेन्ड अर्निंग 2013 की अपडेट होकर 66.5 ही बनेगी। तो इसलिए हमें इसको बहुत ज्यादा पीछे लेकर जाने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा ये कि इस सवाल में डाटा भी सिर्फ इन्होंने इतना ही दिया हुआ था। तो अब हम टोटल्स कंप्लीट कर लेते हैं जी। 106.2 आ जाएगा और जब हम इसे टोटल करेंगे तो ये बनेगा 115।
0.00. So this was the question. पता चल रही